चलिए, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, है ना। आज हम लोग ग्रामर के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हमारे आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम और आप जिस क्षेत्र या जिस परिवेश से आते हैं उसमें ग्रामर का व्यापक महत्व है। ये बात सब लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। जब भी इंग्लिश वो वर्ड हमको सुनने को मिलता है तो इंग्लिश का पर्याय कमोवेश माना जाता है कि ग्रामर ही है। ग्रामर इज ऑल अबाउट इंग्लिश। ये सबका मानना ऐसा नहीं। ग्रामर इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑन इट। इससे पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे ललित बाबू, आपको हिंदी आता है? हिंदी आता है ना। हिंदी आने से अभिप्राय है कि मान लीजिए सामान्य हिंदी की जानकारी तो आपको है। 10 लाइन कहा जाए लिखने के लिए तो आप लिख पाएंगे, 10 लाइन कहा जाए बोलने के लिए तो आप बोल पाएंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है इतना जानने के लिए कितना व्याकरण का अध्ययन किए हैं, या व्याकरण की कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आप बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में स्मरण कर पाते हैं, याद करके आप बोलते हैं कि कहीं ये नियम तो छूट ना जाए, ये नियम में कहीं गलती तो हम नहीं कर रहे। इतना स्मरण करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते होंगे। या मैथिली ही ले लिया जाए। मैथिली क्या है? मैथिली इज अ लैंग्वेज। तो मैथिली को सीखने के लिए कितने ऐसे लोग हैं जो मैथिली व्याकरण का अध्ययन किए हुए हैं? अध्ययन किए हैं पायल? आप किए हैं? स्मृति? फिर भी आपके स्मृति में सारी बातें हैं। तो जिस प्रकार मैथिली और हिंदी को सीखने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता आपको ग्रामर की महसूस नहीं हो रही है या नहीं हुई है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश को सीखने के लिए भी इसी पर आश्रित होना है, यही आधार देगा ऐसा भी नहीं। इसको मान के चलिए, क्योंकि हम और आप जिस क्षेत्र से आते हैं ना, कहे ना शुरू में चर्चा करते हुए कि ग्रामर की जब भी चर्चा होती है, इंग्लिश की जब भी चर्चा होती है, तो इंग्लिश के बाद वाला अगर कोई टर्म यूज होता है तो सीधे ग्रामर का आता है। जनरली क्या होता है कि हमारे आपके क्षेत्र में या इस तरह के परिवेश में जहाँ इंग्लिश का चलन कम हो, वहाँ एक ग्रामर का बुक, एक ट्रांसलेशन का बुक, है ना, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करना होता है ना, एक स्पेसिफिक क्लास का डिक्शनरी, स्पेसिफिक क्लास का, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास का डिक्शनरी, ये तीनों को संजोग करके, है ना, तीनों को जोड़ करके आपको इंग्लिश सिखाने की चेष्टा की जाती है, जिसमें लगभग आपको ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उसको क्या किया जाता है, बोर्ड पर टीचर के द्वारा लिखा जाता है। आप उसको नोट डाउन इन योर कॉपी करते हैं, है ना, उसको कॉपी में नोट करते हैं, उसको आप याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, रट कर सुना भी देते हैं, है ना। सुनाए जाने पर आपको शाबाशी तो मिलती है, लेकिन जब आप 2-3 दिन 4 दिन के बाद वापस उस चीज को याद करना चाहते हैं तो आपके रिकॉल से क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। खूब याद करने के बाद भी महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आप ये देख पाते हैं कि जो विकास की आप आशा किए हुए थे इंग्लिश में, उस तरह का विकास आपको अनुभूति नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके विश्वास को, आपके आशा को क्या करता है, धूमिल करता है, तोड़ता है कि नहीं ठाकुर जी? एकदम तोड़ता है। स्वाभाविक है, आपके मन का टूटना तो निश्चित ही है। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं कि अच्छा खासा नियमों को याद किए हुए हैं, ग्रामर का अच्छा खासा वर्ड स्टॉक किए हुए हैं, है ना, अच्छा खासा अनुवाद किए हुए हैं हिंदी टू इंग्लिश। पूछ देंगे तो हो सकता है कि आपको वो सुना दें, लेकिन जब उनसे कहा जाएगा कि किसी विषय वस्तु पर राइट एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, तो उस 10 वाक्य में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑन एन एवरेज किसी भी चीज़ की जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं ये चेष्टा करता हूं कि औसत को लेके चला जाए, है ना। एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल, अपवाद नियम नहीं हो सकता है ना। तो एवरेज बच्चों को अगर कहा जाएगा कि आप 10 लाइन किसी विषय वस्तु पर लिखिए,
तो वो क्या करते हैं पता है, उसमें से खूब नियम याद करने के बाद भी उनमें अगर देखा जाए तो ढेरों गलतियां होती है कि नहीं है? होती ही है, या उनके जहन में उस वक्त आता ही नहीं रहता, उनके विचार उनके मन में आता ही नहीं रहता ये क्या लिखें, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, परिवेश। परिवेश से मेरा अभिप्राय है कि आप जो बुक का अध्ययन कर रहे हैं उस बुक को अध्ययन करिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ के, उसमें से आप वर्ड्स को खुद नोट करिए, है ना। वर्ड्स को नोट करना भी आपका खुद से होना चाहिए, और उस वर्ड्स का जो मतलब होगा ना वो भी आप डिक्शनरी की सहायता से खुद ही ढूंढ के लिखिए। और लगातार बार बार जब इस चीज़ को करेंगे, संभव हो तो नहीं कॉपी में तो उसी बुक में जिसको आप पढ़ रहे हैं उसी में क्या करें, अंडरलाइन करके उन वर्ड्स को क्या करें, वर्ड्स का मतलब लिखें, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं ना, ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली आप लोग कर रहे हैं। फिर जो आप पढ़े हैं इंग्लिश में उसका हिंदी अनुवाद भी आप क्या करें, खुद से करने की चेष्टा करें, जो आप लोग कर रहे हैं, है ना। जब आप निरंतर लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करते हैं, है ना, तो शुरुआती दिनों में आपको सैकड़ों वर्ड्स मिलेंगे जिसका मतलब आप नहीं जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वर्ड्स की संख्या कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, हिंदी में आज जो आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या अभी आज के बाद या अभी के बाद आप प्रयोग करना, अब उस वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, वही होता है। लगभग ऐसा बहुत सारा कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में हमेशा क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो उन वर्ड्स का अगर मतलब जान लिया जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए कि इसका प्रयोग कब और कहां और कैसे किया जाता है, तो क्या हो जाता है, ये आसान हो जाता है। तो ये आप जब कहीं सेपरेटली लिखा होगा तब आप नहीं कर पाएंगे। ये जब किसी वाक्य में, किसी कॉन्टेक्स्ट में, है ना, किसी भूमिका के आधार पर जब आप उस वर्ड्स को समझिएगा, उस वर्ड्स के संदर्भ को समझिएगा, उसके भाव को समझिएगा, तो आपका जो है सो कहीं ना कहीं उस वर्ड के प्रति क्या हो जाएगा, उस वर्ड्स को लेकर के आपकी समझ विकसित हो जाएगी, उसका प्रयोग कहाँ करना है वो आप समझ पाएंगे, है कि नहीं है। तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, आई कंसिडर इट, क्योंकि आप मान लीजिए इंग्लिश सीख गए, लेकिन इंग्लिश जो आप सीखे हैं या जो बोल रहे हैं या जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप लिख रहे हैं वो कितना सही है, इसको कंफर्म करने के लिए ग्रामर की जानने की आवश्यकता बढ़ जाती है कि नहीं है। तो ग्रामर है क्या, एक्चुअली व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? साधारण सा परिभाषा लोग दिया करते हैं कि ग्रामर वह शास्त्र है जिसको पढ़कर समझकर हम जो है सो शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाते हैं। शुद्ध शुद्ध सीखते हैं, सीख जाते हैं ऐसा नहीं ना कहा गया है। पहले तो आना चाहिए, फिर उसको शुद्ध शुद्ध करने की ना बात होगी। कोई बच्चा जब जन्म लेता है और जब बोलना शुरू करता है तो सीधे शुद्ध शुद्ध बोलना शुरू कर देता है कि पहले गलती ही बोलता है, उसके गलती को भी क्या कहा जाता है, आहा बोलना शुरू कर दिया। ये गौरव की बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शुरू से ही जो भी बोलना शुद्ध शुद्ध ही बोलना, तो क्या लगता है आपको कहीं बच्चा पापा तक बोल पाएगा, मामी बोल पाएगा? शुद्धे बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। एहन तरह के जे आशा छै, एहन तरह के जे अपेक्षा रहे छै, वो की छै, बच्चा के अकर्मण्य बनबै छै। तो सीधा अहाँ पढ़ू शुद्धे शुद्ध ले ग्रामरे, ई दुखद छै ने यौ, ई संभव छै? ई संभवे नहीं छै। पहले तो हमरा गलतो सलतो सीखो दियो ने, तकर बाद ने हम मान लिअ सही या बहुत सही हम करैत रहबै। पहले गलतो हमरा सीखो दियो, तऽ ताहिमे अहाँके जे छै से जे परिवेश छै ताहिमे सहयोग कनि कम मिलत, छै कि नहीं छै? अभी तक का लगभग 1 महीना से हमारा क्लास चल रहा है। ग्रामर पर कोई खास चर्चा हम करना नहीं चाह रहे हैं, या हम कर भी नहीं, आपके मन में होता होगा जो ग्रामर अभी तक भाई जी बोल नहीं रहे हैं, ग्रामर गुरुजी चेष्टा नहीं कर रहे हैं थोड़ा करने का। हम चूंकि जान रहे हैं कि जितना कम से कम आपको आना चाहिए, क्यों भरत बाबू, उतना आपको आ जाएगा। तो ग्रामर का नियम जानने के लिए कोई हमारी आवश्यकता आपको नहीं लगेगी। ढेरों बुक दिया हुआ है, उसको पढ़िए और उसी को प्रयोग करिए। बोलते हैं ना कि जो आप पढ़ रहे हैं
उसी में ग्रामेटिकली चीज़ों को भी देखिए। कहीं और से एग्जाम्पल जानने की जरूरत, आप जो पढ़ रहे हैं है ना, उसी में से कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखिए, है ना। एक्टिव वॉइस को चुनाव करिए, पैसिव वॉइस को का चुनाव करिए, है ना। इस तरह से चीज़ों को, पैटर्न को अनुभव करिए। आप खुद ही नियम बनाइए ना, कॉमन चीज़ों को निकालिए। जो आप भिन्न भिन्न वाक्यों में जो भी आपको कॉमन लगता है उसको छांटिए। ऐसा बोलते ना करने के लिए कि आप ही छांटिए और एक निश्चित कॉमन बात पर आप चर्चा करिए। और फिर आपको वही चीज़ हम बुक में उल्टा के दिखा देंगे कि यही बाबू नियम है। 10 गो वाक्य दे देंगे एक जैसा, कमोबेश एक जैसा दे देंगे, बोलेंगे कि सब में कॉमन क्या है। तो आप जो कॉमन बात छांटिएगा ना, वही आपको दिखा दिया जाएगा कि यही क्या है, यही नियम है ग्रामर के हिसाब से, यही सही है। यू आर, दैट मीन्स यू आर राइट, है कि नहीं है। आपका गलती करना दोषपूर्ण नहीं है, वो तो पार्ट है, वो तो भाग है, ये प्रक्रिया है। किसी बच्चे का जन्म अगर 9 महीना में होना है तो संभव है, किसी विशेष तकनीक से भी 2 महीना में संभव है। प्रक्रिया ना है, परेशानी थोड़े है। गलत करना क्या है, पहला चरण है। पहला चरण तो बोलने का हिम्मत आना होना चाहिए ना, बोलने का हिम्मत आना चाहिए। तो वो हिम्मत बढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। बोलना भी है तो एकदम सही बोलना है, ये बात और क्या करता है, और भयभीत कर देता है, और डरा देता है। एक तो बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है, ऊपर से सही सही ही बोलना है, ये इतना डराता है कि हम और आप जीवन में चेष्टा भी करना छोड़ दे, रहने दो, हमसे होगा ही नहीं। अनेकों बुक देखे होंगे, आपके घर में भी होगा, लगभग लोगों के घरों में होगा, ढेर सारा ग्रामर का बुक, अच्छा खासा क्लास का डिक्शनरी, अलग अलग क्लास का डिक्शनरी आपके पास होगा, है ना। ट्रांसलेशन का बुक होगा, है ना, है कि नहीं। चलिए, तो कम से कम हम इस तरह का परिवेश आपको देने की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे जो 10 लाइन या 5 लाइन हम बोल पा रहे हैं या हम कर पा रहे हैं, आप भी कम से कम उतना कर पाएंगे। आप एक चीज़ ये भी नोट करना कि जो भी लोग आपको ग्रामेटिकली चीज़ों को, ग्रामर को आधार बना करके इंग्लिश सीखोगे, ट्रांसलेशन ही बनाओ, यही इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसलेशन तो हम भी बोलते हैं ना आपको बनाने के लिए। अंतर क्या है कि हमने क्या किया है, पहले हमने कहा है इंग्लिश टू हिंदी करो। क्या करो, इंग्लिश टू हिंदी करो। जब ये आसान होता है, अपितु हिंदी टू इंग्लिश करना, तो पहले तो आसान चीज हम करेंगे, पहले आसान करेंगे। जो आसान है, जिसको पढ़ने के बाद थोड़ा समझ विकसित होगा, विश्वास बढ़ेगा, और एक बार विश्वास बढ़ जाएगा कि आपको अंग्रेजी आ सकता है, तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत, सैकड़ों माध्यम है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो अभी तक का जो मेरा काम है या हम करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो है आपके अंदर इस विश्वास को लाना कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। यू कैन लिव द लाइफ ऑफ इंग्लिश, यू कैन लिव द लाइफ ऑफ इंग्लिश। अंडरस्टूड ललित बाबू, समझे। चलिए, तो हमारा जो क्रम है वही चीज़ों को पढ़ना, कहानियों को, या जो भी आपके सिलेबस में दिया गया चैप्टर्स है उसका हिंदी अनुवाद खुद से करने की चेष्टा करना। कभी देखे हो हमको आपकी कॉपी में क्रॉस लगाते हुए? कभी देखे हैं? कभी क्रॉस नहीं करते। हम आपके प्रयास का ही सराहना करते हैं, और आप जो भी लिखे हैं, कुछ गलत है तो कुछ सही भी है, तो कुछ गलत होने की वजह से हम पूरा गलत नहीं करेंगे। कुछ सही है उसी वजह से हम पूरा सही कर सकते हैं, लेकिन पूरा गलत हम, आपके प्रयास की सराहना हम करना चाहते हैं और करते हैं, है ना। इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। धीरे धीरे हम चेष्टा कर रहे हैं कि आपको सिस्टमैटिकली क्या लाया जाए, सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में हो ही रहा है, हो जाएगा, आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। महीना 2 महीना के बाद तो आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है भाई जी, वही तो आप भी कर रहे हैं जो हम खुद कर लेंगे घर पे, है कि नहीं। हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न है, सेल्फ स्टडी को हम प्रमोट करते हैं। सेल्फ स्टडी मतलब आप खुद से चीज़ों को पढ़िए, समझिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इस बुक में जितना बात लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड जाके हम बताने की कोशिश करते हैं। यही जो लिखा है वही हम बताते हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है समझना।
इसको पढ़ के अगर आप खुद समझने लगेंगे तो कोई ज़रूरत है हमारी, कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी। लेकिन हमको पता है कि अभी ज़रूरत है आपको। क्यों? क्योंकि एक बार हम छोड़ दिए, आप यहाँ ना छोड़ देंगे तो कल 2 दिन 3 दिन तो आप बैठेंगे, चौथे दिन से बैठना आप भी बंद कर दें। तो यहाँ आकर के क्या रहना है? पावर हाउस के संपर्क में रहना है, तो ही बिजली का आदान प्रदान होता रहेगा। संपर्क टूटेगा तो जो रहेगा करंट वो तो रहेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, गेम ऑफ, है ना। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, सो दैट मेक्स मी ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, है ना, दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। चलिए, किस पैराग्राफ तक हो चुका था इसमें? 16 तक हो गया है ना। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. महात्मा गांधी जी बोलते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, है ना, उनका ऑटोबायोग्राफी, उसी से लिया हुआ ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, जिसके 17वां जो है ना पैराग्राफ नंबर, उसमें कहते हैं कि आफ्टर ऑल, सब के बावजूद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुत्व में कुछ ना कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन को। कुछ ना कुछ तो है ना जी, जहां कुछ नहीं था वो सब क्या हो गया है? अस्तित्व से बाहर, लेकिन कुछ ना कुछ तो है हिंदुत्व में जो इंडियन सिविलाइजेशन को अभी तक संजोगे रखा है, अभी तक बचाए रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। ये गवाह है इस बात की कि कैसे बेबीलोनियन एम्पायर, कैसे सीरियन सिविलाइजेशन, कैसे पर्शियन सिविलाइजेशन, कैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन का क्या हुआ है? पतन हुआ है, वो अस्तित्व से बाहर हुए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? इस बात का गवाह है, विटनेस। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर नजर फेर कर देखो, नजर दौड़ाओ। Where is Rome and where is Greece? रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है? They have no more existence. Can you find today anywhere the Italy of Gibbon? Italy of Gibbon को आप कहीं देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। Or rather the ancient Rome, for Rome was Italy? No. कहा गया कि अपने चारों ओर देखिए, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, इटाली ऑफ गिब्बन, ये सब महान सभ्यताएं थी अपने समय की, लेकिन इन सब का अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। इस बात की गवाह कौन दे रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन है। ये आज भी अपनी सभ्यता पर क्या है? कायम है, अडिग है, टिका हुआ है, चल रहा है। ये कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर नजर को घुमाकर देखो, समझ में आ जाए। चलिए, तो आज रहने देते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी आएंगे, तो we will accede further in this very book. By then, you understood the importance of grammar. ग्रामर पढ़ना है हमको, लेकिन ग्रामर को आधार बना के अंग्रेजी सीख लेंगे, इस भ्रम से ही बाहर निकल गए ना, भ्रम से बाहर। पढ़िए चीज़ों को, वर्ड्स पढ़िए, बुक से ही जो पढ़ रहे हैं वहीं से वर्ड्स को नोट करिए, वहीं से उसके मतलब को समझिए, और वहीं से बार बार पढ़ के, है ना, बार बार पढ़ के प्रैक्टिस practice, understood? That will make you perfect. Understood? Thank you very much. Radhe Radhe.